तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। फिर से एक बार आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आज मैं वीडियो आपका जो है वो लेकर आया हूँ, वो पार्ट 2 वीडियो है। कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसी वीडियो का यह दूसरा हिस्सा है। शुरू करने से पहले ही मैंने बताया था कि ये लेसन थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, ठीक ना। ये एक पार्ट में नहीं हो पाएगा तो मैं इसको 2 पार्ट में लाऊंगा। तो कल हम लोगों ने देखा था आपका बिहार बोर्ड का क्लास 11th का जो रेनबो इंग्लिश है उसका पार्ट 1 का प्रोज सेक्शन से 5वां लेसन हम लोग देख रहे थे, ठीक है। जिसका नाम है द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब वैज्ञानिक उद्देश्य, किसी भी चीज के वैज्ञानिक उद्देश्य, ठीक है। तो उसको हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने पार्ट 1 में जो है वो 7 पैराग्राफ तक बता दिया था। पैराग्राफ नंबर 7 तक हम लोगों ने देखा था। उससे आज हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर तैयारी के लिए बिहार बोर्ड क्लास 9 से 12 के लिए आपको किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल इंग्लिश की तैयारी यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से कराया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग उस 7 पैराग्राफ से आगे हम लोग बढ़ेंगे। आपका 8 नंबर पैराग्राफ को हम लोग देखेंगे, ठीक। आपका अब कहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया था ये मैं आपको बता देता हूँ, और कहाँ से हम लोग शुरू करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने 7 नंबर पैराग्राफ में जो देखा था इस साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू में कि लेखक ने चर्चा करना शुरू किया था कि लेट मी टॉक 2 एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को सिद्ध करने उन्होंने बताया था। तो पहला एग्जाम्पल था द प्रॉब्लम ऑफ द अमेरिकन निग्रोज। सॉरी, यहाँ निग्रोज मिसिंग हो गया है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ आपका निग्रोज, ठीक है। अमेरिकन जो मतलब अमेरिका के ब्लैक लोगों का समस्या, और दूसरा था एंड द प्रॉब्लम ऑफ डिजीज, और दूसरा था आपका बीमारी की समस्या, ठीक ना। ये 2 प्रॉब्लम का उन्होंने एग्जाम्पल देकर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने का प्रयास किया है बाद वाले पैराग्राफ में। तो हम लोगों ने जो 7 पैराग्राफ तक देखा था पिछले वीडियो में, तो हम लोग यहाँ तक देख चुके थे प्रॉब्लम ऑफ अमेरिकन निग्रोज का। कुछ बातें इसका रह गया था जो हम लोग 8 नंबर पैराग्राफ में देखेंगे, और उसके बाद का जो आपका बात होगा 8 नंबर पैराग्राफ में वो प्रॉब्लम ऑफ डिजीज पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ 8 नंबर पैराग्राफ में हम लोग जो जुड़ा हुआ है निग्रो लोगों से उसको मैं बताता हूँ। तो मैंने आपको पिछले बार बताया था जो ये 7 नंबर पैराग्राफ के हिसाब से कि निग्रो लोग जो ब्लैक लोग होते हैं वो लोग हमेशा मतलब दबे हुए रहते हैं, या वाइट लोग जो चाहते हैं कि भाई ये लोग दब जाए, इनकी संख्या न बढ़े, ठीक ना। ये हमेशा हमसे मतलब नीचे रहें, आगे बढ़ने के प्रयास ना करें, ये बहुत काले होते हैं, चाहे हमारे बिरादरी के नहीं, ऐसा लोगों का सोचना था, मानना था, ठीक है। यह भी बात उन लोगों ने इसमें किया था कि भाई अच्छा, दोनों का एक चीज़ और लेखक ने बताया इसमें कि दोनों का जो प्लेस है, जगह है, वो अपना अपना डेवलपमेंट के लिए बेहतर है, जिसमें इसमें लेसन में मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप वहाँ से जाकर देखिएगा। अब 8 नंबर पैराग्राफ हम लोग शुरू करते हैं। दीज रिजल्ट आर क्वाइट टाइपिकल ऑफ दोज ऑब्टेन्ड व्हेन आवर एक्शन इज गाइडेड आइदर बाय द रॉ इमोशन और द पॉलिटिकल डोगमा रेदर देन द साइंटिफिक थॉट। अब कह रहे हैं कि जो भी हम लोगों ने एग्जाम्पल को रिजल्ट को देखा, ठीक है, ये क्वाइट टाइपिकल ऑफ दोज ऑब्टेंस, बिल्कुल मतलब एक बिल्कुल सामान्य है। व्हेन आवर एक्शन इज गाइडेड आइदर बाय द रॉ इमोशन और द पॉलिटिकल डोगमा रेदर देन द साइंटिफिक। और मतलब कि एग्जाम्पल किस तरह का है कि जो साइंटिफिक से हटकर मतलब हमारे जो भावनात्मक या पॉलिटिकल आप कहिए कि इसमें विश्वास जो होता है, ठीक ना, वो मतलब दोनों तरह की चीज़ें जो बिल्कुल भिन्न होता है, दोनों मतलब कि अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे और कुछ आगे बात बता रहे हैं कि द मेन बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द अमेरिकन सिविल वार वाज टू राइज द नेग्रो डेथ रेट। अब इसमें लेखक बताए हैं कि सिविल वॉर अमेरिका में हुआ है, ठीक ना, गृह युद्ध जिसको हम लोग कहते हैं। तो सिविल अमेरिका में हुआ है, तो उसका जो बायोलॉजिकल इफेक्ट था, अगर जैविक हम लोग आपका इफेक्ट असर करें तो मुख्य उद्देश्य था वाज टू राइज द नेग्रो डेथ रेट। नेग्रो यानी कि ब्लैक लोगों के जन्म मृत्यु को दर को बढ़ाना, एंड लोअर देयर बर्थ रेट सो इनॉर्मसली, और उनके बर्थ रेट को कम करना। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या कम हो जाएगी तो वाइट अमेरिकनों का क्या होगा शासन होगा, उनका राज होगा। और डेट इट वाज ओनली टू बिटवीन
10 to 1920 द नंबर ऑफ निग्रो, और यह कब दरमियान की बात है कि 1910 से लेकर 1920 तक की द नंबर ऑफ निग्रो इन द यूनाइटेड स्टेट इज इंक्रीज। जैसे कि इस दरमियान में वो 10 वर्ष के अंतरों में निग्रो लोगों की जो जनसंख्या बढ़ी थी यूनाइटेड स्टेट में, एज मच एज इट हैड डन इन द डिकेड बिफोर द सिविल वार, ऐसा ही हुआ था सिविल वार से पहले। ठीक है, अगला पॉइंट आपको, द नंबर ऑफ निग्रो दस किल्ड वाज फार ग्रेटर देन द कैजुअल, आपका कैजुअलिटी लिस्ट ऑफ द सिविल वार। अब कह रहे हैं कि जो ब्लैक लोगों की जनसंख्या है वो बहुत अधिक लोग मर गए, मारे गए, मतलब खत्म हो गए, किससे अधिक, देन द कैजुअलिटी लिस्ट ऑफ द सिविल वार, सिविल वार से भी अधिक लोग जो थे, मतलब कि आपका बायोलॉजिकल के कारण आप कह सकते हैं, हमारे सिचुएशन के कारण, प्राकृतिक सिचुएशन के कारण वो मारे जा चुके हैं। इफ टुमारो द कॉलर्ड पीपुल ऑफ द साउथर्न स्टेट, अगर यह माना जाए कि कल अगर साउथर्न स्टेट के, मतलब कि दो दक्षिणी स्टेट के ब्लैक लोगों का जनसंख्या जो है, बट नॉट वाइट, मैं वाइट की बात नहीं कर रहे हैं लेखक, वे आर गिवेन टू फ्री एक्सेस टू चीप विस्की एंड मेथड टू द ऑफ द बर्थ कंट्रोल, द नंबर ऑफ निग्रो वुड प्रोबेबली बिगेन टू फॉल ऑफ। अब कह रहा है कि इसमें पिछले पैराग्राफ में लेखक ने कहा था कि अलग वो लोग कॉटन फील्ड में चले जाएं, मतलब अपने क्षेत्र में चले जाएं जहां उनके लिए वातावरण पर्यावरण ठीक होता है, वहां पर उन्होंने क्या कहा था कि उनकी जनसंख्या अधिक बढ़ेगी तेजी से, क्योंकि वो सिर्फ खाने और जनसंख्या बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। उस हिसाब से अगर लेखक इसमें बता रहे हैं कि अगर इन जगहों पर फ्री विस्की कर दिया जाए, निग्रो लोगों के लिए विस्की फ्री में दिया जाए, और बर्थ एंड मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, और बर्थ कंट्रोल को नियमों को बता दिया जाए, अगर वो समझ जाते हैं तो नंबर ऑफ निग्रो, तो जाहिर सी बात है कि निग्रो की जनसंख्या जो है ऑटोमेटिक कम होने लगेगी। मतलब उनको ये पता नहीं है कि जनसंख्या दर जो है वो कैसे बढ़ता है, ठीक है, बस वो मतलब कि ईश्वरीय देन मानकर, चाहे आप समझिए कि एक समाज डेवलपमेंट की नियत से वो मतलब उनकी जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। लेकिन जैसे इस बात का ज्ञान हो जाएगा तो उनका ध्यान उधर से भटकेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा उनका। और दूसरी बात, ये विस्की जब पियेंगे तो ये बिल्कुल मतलब खाने पीने और मरने की जनसंख्या इनकी बढ़ जाएगी, तो इनका जो जनसंख्या हो जाएगा वो मतलब कि खाने पीने की जनसंख्या बढ़ेगा, अधिक मात्रा में लोग खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, मरेंगे, तो इनका जनसंख्या कम हो जाएगा। आई बिलीव दैट देयर आर द मेनी अदर पॉलिटिकल क्वेश्चन, मैं मानता हूँ, लेखक कहते हैं कि मैं मानता हूँ, ठीक है, आई बिलीव दैट कि मैं मानता हूँ कि आई नॉट थिंकिंग ऑफ द, अच्छा इसके बाद बताते हैं, मैं ये मानता हूँ, बिलीव दैट देयर आर मेनी अदर पॉलिटिकल क्वेश्चन, बहुत सारे राजनीतिक प्रश्न हैं, बोथ नेशनल और इंटरनेशनल, वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, हुज स्टिंग वुड बी रिमूव बाय द सिमिलर कंसिडरेशन ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्ट, जिसके डंक, जिसके मतलब की तकलीफें अभी भी बायोलॉजिकल फैक्ट के कारण, मतलब कि बायोलॉजिकल फैक्ट के बराबर हैं, वुड बी रिमूव्ड, हटाया जा सकता है, ठीक है, बाय सिमिलर, ऐसे ही कुछ मतलब साइंटिफिक पॉइंट को अपनाकर बताकर। 9 नंबर पैराग्राफ में, टू अप्रोच टू द प्रॉब्लम ऑफ डिजीज। देखिए अब ये दो जो चर्चा लेखक किए थे कि दो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक अमेरिकन निग्रोज का, तो अब तक जो हम लोगों ने देखा 8 नंबर पैराग्राफ तक वो अमेरिकन निग्रोज के बारे में था। अब दूसरा प्रॉब्लम के लेखक बात उठाते हैं, जो प्रॉब्लम कौन है, तो प्रॉब्लम ऑफ डिजीज, बीमारी की समस्या। ये अभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे डेली लाइफ से है, आप थोड़ा सा इसको ठीक से अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो 8 नंबर पैराग्राफ में जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, ये देखिए, लिखा गया है कि आवर अप्रोच टू द प्रॉब्लम ऑफ डिजीज इज इवन टू द लेस रेशनल। अगर हम बात करें तो हमारी जो समस्या, बीमारी की समस्या के जो पहुंच है, इवन लेस रेशनल, अभी भी बहुत कम विवेकपूर्ण है। मतलब बीमारी के बारे में अगर बात कहा जाए, हम लोग भी आज देहात में देख लीजिए कि थोड़ा सा कोई अधिक मतलब बीमारी थोड़ा बहुत हो जाता है, चाहे कोई बीमारी हम लोग कुछ दवा खाएं 1-2 दिन या 1 सप्ताह, अगर नहीं ठीक हुआ तो हम लोग दूसरा सोचना शुरू कर देते हैं कि कोई कर दिया है, चाहे किसी मतलब प्रेत का साया हो गया है, चाहे किसी चीज़ का मतलब इसके ऊपर कोई आत्मा जो है हावी हो गया है, ऐसा हम लोग तरह तरह का सोचने लगते हैं, झाड़ फूँक कराने लगते हैं, तंत्र मंत्र कराने लगते हैं, ठीक है।
तो अभी भी जो है मतलब डिजीज मामले में, प्रॉब्लम मामले में जो है हम लोग लेस इरेशनल है, बहुत कम तर्कफुल हैं, मतलब कम सोचते हैं साइंटिफिक बारे में। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द क्रिश्चियन साइंटिस्ट और द स्पिरिचुअल आपका हीलर। अब लेखक कह रहे हैं कि मैं जो है अब यहाँ अगर बात करूँ तो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द क्रिश्चियन साइंटिस्ट। मैंने कहा कि हम लोग अभी भी बीमारी डिजीज के प्रॉब्लम की जो बात है उससे बहुत कम अभी तर्कफुल है, ठीक ना। तो और अब लेखक कह रहे हैं इसमें जोड़ते हुए कि मैं उनके बारे में नहीं, क्रिश्चियन साइंटिस्ट के बारे में नहीं। क्रिश्चियन साइंस कौन होते थे, मतलब ये आपका ईसाई धर्म के लोग जो ईश्वर के मतलब किसी भी बीमारी को वह ईश्वर का रूप मानते थे, ईश्वर का देन मानते थे। लेखक ने इस बात को और क्लियर किया आगे के पैराग्राफ में, आप ठीक से समझिएगा। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बीमारी को ईश्वर का मतलब कि कृत मानते थे। बट द एवरेज मैन एंड वुमेन हैव द सर्टेन बिलीव इन द रिजल्ट ऑफ द मॉडर्न टाइम, मॉडर्न थिंग्स मेडिसिन, मॉडर्न डिस। जबकि ऐसा नहीं है कि सब लोग वही चीज़ें झेल रहे हैं, वही चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। आज भी जो है बहुत सारे लोग जो है साइंस पर विश्वास कर रहे हैं, जो मतलब पढ़े लिखे हैं, जो बात समझ में आ रही है वो बिल्कुल साइंस पर विश्वास कर रहे हैं। एंड इवन टू द पार्ट ऑफ द मेडिकल प्रोफेशंस इटसेल्फ, और मेडिकल का हिस्सा भी बन रहे हैं, ठीक ना। एंड सीरियस इलनेस इज आवर सेल्फ और आवर फ्रेंड्स ऑलवेज रोजेस ए गुड डील्स ऑफ इमोशन। अब देखिए क्या होता है, मैंने आपको वही बात आ गया इसमें बीमारी वाला कि हमारा चाहे हमारे किसी रिलेटिव का अगर कोई सीरियस बीमारी हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, नहीं ठीक होता है, तब हम लोग इमोशनल मतलब कि सोचने लगते हैं, ठीक है। थोड़ा सा साइंटिफिक पॉइंट से हटकर इमोशनल सोचने लगते हैं। आप डर के कारण कहीं चाहे जिसके कारण कि वो थोड़ा सा उपरवार भी दिखा लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा होता है, ठीक ना। एंड now when we are to the emotional about the subject, we feel the need to believe something about it and we do not care very much whether our beliefs are rational। और हम जो है लगते हैं उससे हटकर दूसरे को सोचने, और हम जो अपना जो है whether our beliefs are rational, और हम अपने विश्वास को जो है तर्कपूर्ण मतलब कि क्या कहता है, बिलीव आर द रेशनल, हमारे विश्वास जो होते हैं वो तर्कपूर्ण मतलब कि जो साइंस में है वह मतलब कि उससे हटकर मतलब हमारे दूसरे तरफ हो जाता है। द प्री क्रिश्चियन एटीट्यूड टू द डिजीज वाज दैट इट वाज द पनिशमेंट। अब देखिए लेखक इसमें एक क्रिश्चियन साइंस से पहले की भी बात कर रहे हैं। ये लोग तो सिर्फ मानते ही थे, और वो बात एग्जाम्पल में आ गया। मैंने आपको कहा था कि लेखक इसमें बहुत अच्छे ढंग से इसको क्लियर किए हैं कि प्री क्रिश्चियन मतलब वो कि क्रिश्चियन धर्म के और भी पहले के जो लोग थे, एंसेस्टर जो थे, उनका मानना था कि एटीट्यूड टू द डिजीज वाज इट वाज द पनिशमेंट फॉर द सम डेटी एंड द सिम आइदर ऑफ द सिक पर्सन और हिज फैमिली एंड द होल कम्युनिटी। अब देखिए वो लोग क्या मानते थे प्री आपका क्रिश्चियन कि अरे कोई भी बीमार अगर पड़ रहा है, कोई व्यक्ति की तबीयत अगर खराब हो रहा है, तो निश्चित ही आपको कोई ना कोई जो है इनके परिवार के द्वारा चाहे इसके द्वारा गलती हुआ है भगवान के दरबार में या भगवान के आगे या भगवान के सामने, इन्होंने कोई गलती किया है, कोई मिस्टेक किया है, उसी की सजा इसको मिल रही है। ऐसा लोगों का मानना था, ऐसा लोग कहते थे, ठीक है। जैसे आप एक फिल्म है मैंने देखा था रामानुजन पर बना है, जो ग्रेट मैथमेटिशियन है, उस फिल्म को मैंने देखा था रामानुजन, ठीक ना। उसमें दिखाया है कि वो इतने प्रतिभावान व्यक्ति थे, लेकिन वहाँ के कल्चर ऐसा था, ऐसा संस्कृति था जो लोग मतलब अंधविश्वास के चक्कर में उनकी जान चली जाती है। आप पूरा फिल्म को देखिएगा तो पता चलेगा। मैंने यही ऑब्जर्व किया कि काश वो अंधविश्वास या लोग वहाँ का मतलब समाज जो था थोड़ा सा भी मतलब कि आपको रीजनल चीज़ों से हटकर साइंटिफिकल सोचा होता तो रामानुजन जी की जान जल्दी नहीं जाती, वो आज मतलब कि बहुत दिनों तक जीवित होते और कितने फार्मूला को डेवलप किए रहते, ठीक है। तो वो लोग मानते हैं कि नहीं ये गलती है, ये देवी का प्रकोप है, देवता का प्रकोप है जो आपके फैमिली के द्वारा किया गया है। अगला पैराग्राफ, लेकिन जेसस जो जेसस क्राइस्ट है, जब बाद में जेसस की चर्चा हुई वो आते हैं, ये कौन थे तो मैसेंजर ऑफ गॉड थे, तो जेसस डिड नॉट टेक दिस व्यू, लेकिन जेसस का ऐसा मानना नहीं था। वो अब लोगों को समझाने लगे, बताने लगे, ठीक है, क्या कि when the ask is concerned the man born blind
who did this sign? And this man or his the parents add to the blinds. And he replied, neither had nor the seen nor heard the parent, but the his work of God should be the made manifest to him. अब उन्होंने ईसा ये जो जीसस थे, उन्होंने क्रिश्चियन लोगों को जो कहते थे कि नहीं ये किसी देवी का प्रकोप है, इसके फैमिली के द्वारा कोई पाप किया गया है, उसी की इसकी सजा मिले बीमारी के रूप में, तो उन्होंने कहा कि अच्छा सुनो, मान के चलो कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्म से अंधा हो गया, जन्म ने वो अंधा मतलब जन्म लिया, तो बताओ कि उसमें किसका दोष है? क्या आपका उसके माता पिता का गलती है कि माता पिता का कोई पाप है या उस बच्चे का कोई पाप है? ठीक है, तो जीसस ने कहा कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, इसमें ना ही उस बच्चे की कोई गलती है, ना ही बच्चे ने कोई पाप किया है और ना ही उसके माता पिता की कोई गलती है। ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, ये आपका हम कह सकते हैं कि नेचुरल मतलब इन्होंने भगवान का वास्ता दिया है कि ये गॉड मेड चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं किसी गलती के कारण हुआ है, ये नेचुरल चीज़ें हैं, ऐसा हुआ है। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है। This is not unkind to the attitude of the scientist who regards in case of the disease manifestations of the nature law, और मतलब कि ये ऐसे बातों को मतलब साइंस जो है वो विश्वास नहीं करता है। प्राकृतिक जो लॉ है वो है, नियम है जो है, विच कैन ओनली बी द क्योर्ड और प्रिजर्व व्हेन रिसर्च हैड रिवील्ड टू द वर्किंग ऑफ द लॉ इन द क्वेश्चन। लेकिन यह कब लोगों के माइंड से हटेगा? जब इस पर मतलब कि लोग प्रैक्टिस करेंगे, लोग इस पर विश्वास करेंगे, लोग इसको अपने जीवन में अमल करेंगे, ठीक है, लाएंगे, तब जाकर ये बात मतलब कि संभव हो पाएगा। चलिए 10 नंबर पैराग्राफ देखते हैं। बट मेनी रिलीजियस पीपुल स्टिल होल्ड द व्यू ऑफ दैट विच द जीसस कॉवेनेंट। आपका कोमबेट देखिए इसमें लिखा गया है, आपका ये तो बात है कि रिटर्निंग टू, अच्छा इसमें मिल जाएगा तो हम बात बता देते हैं। मेरे लिए स्टिल द होल द व्यू, एक पॉइंट इसमें छूट रहा है कोई, मुझे लग रहा है कि साइंस इवन द रेशनल एंड क्वेश्चन। चलिए इस पर ठीक है, और इसमें लोगों का मतलब मानना है, कहना था, एक बात और भी इसमें मैंने लिखा है कि वेदर द बिलीव ऑफ द रेशनल एंड डिजीजेस कुड बी द प्रिवेंटेड बाय रिटर्निंग टू द नेचर। और मतलब कि ये जो लोग कहते हैं कि भगवान का है, चाहे पाप है पुण्य है, वो लोग कहते हैं कि नहीं हमें जो है ईश्वर की बात को मानना चाहिए, ठीक है, हमें नेचर के तरफ रिटर्न होना चाहिए। ये तो बात सही है कि नेचर के हिसाब से हमें काम करना चाहिए, लेकिन अगर टोटली हम नेचर पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं तो भी हमारे लिए हानिकारक होगा। जैसे अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि पहले के लोग बारिश में नहा लेते थे, बहुत कुछ नहीं होता था, कितना नहाते थे। आज हम और आप थोड़ा देर बारिश में नहा लेंगे ना तो तबीयत खराब हो जाएगा, ठीक है। पहले के लोग नहाते थे नदी तालाब पोखर नाला में नदी तालाब पोखर में अपना नहा लेते थे, मिट्टी से अपने बालों को साफ किया करते थे, मिट्टी लगा देते साफ करने के लिए। आज कोई मिट्टी लगा कर दिखा दे ना नेचर की तरफ रिटर्न की बात करने की, लेखक यही बात बता रहे हैं कि नेचर रिटर्न करने के लिए वो कहते थे नेचर की तरफ, लेकिन आज हम अगर करते हैं तो बिल्कुल 100% बीमार पड़ेंगे और तबीयत हमारी खराब हो जाएगी, ठीक ना। तो ये बातें हैं 10 नंबर पैराग्राफ में। तो लेकिन मेनी रिलीजियस पीपल स्टिल होल्ड द व्यू ऑफ द विच जीसस कोवेनेंट एंड, देखिए लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टिल होल्ड द व्यू, उन बातों को मानते हैं। कौन बातों को? जो कभी किसी ने कहा था कि नहीं ये देवी का प्रकोप है, ये भगवान का प्रकोप है, आपने कोई गलती किया उसी का ये परिणाम आपको मिल रहा है, ठीक ना। तो आज भी उस तरह के लोग हैं जो इस चीज़ों को मानते हैं और मानने से पीछे नहीं हटते हैं, जिसको जीसस ने भी कहा था कि नहीं इसको नहीं मानना, ये सही चीज़ें नहीं है। Those who believe themselves to be the more enlightened and often into the better case, और लोग अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं। जैसे मान लो कि कोई तबीयत खराब हो गया और बहुत बड़ी बीमारी हो गई तो लोग बाबा के पास लेकर चले जाते हैं, अरे बाबा चमत्कारी है, बाबा कल्याण कर देंगे, बाबा आपको जो उसको फूंक देंगे, मंत्र मार देंगे तो ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जब ठीक होगा तो वो आपका दवाई से ही ठीक होगा या नेचुरल कोई एक्टिविटी होगा, कोई क्रियाकलाप होगा तभी ठीक होगा। और लेकिन वो लोग मानते हैं मेनी बिलीव दैट द डिजीज कुड बी प्रिवेंटेड बाय द रिटर्निंग टू द नेचर। बहुत सारे लोग मानते हैं कि प्रकृति की तरफ लौटेंगे तो हमारा ठीक हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया। यही पॉइंट मैंने थोड़ा सा आगे पीछे हो गया यहाँ पर, ठीक है, कि हम प्रकृति की तरफ लौटेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो मैंने आपको एग्जांपल दिया बिल्कुल कंप्लीट रूप से आंख बंद करके नहीं। जैसे ऑफ क्लोथ विच कुड वंस इन इंक्रीज द मोरालिटी एंड द फेनोमेनियन अबाउट 100 ऑफ द फोल्ड। देखिए लेखक कह रहे हैं कि अगर आप प्रकृति की तरफ लौटने के लिए मतलब आप ठंडी का आनंद लेने के लिए ठंडी में शॉर्ट खोलकर चले जाइए, प्रकृति का आनंद लेने के लिए आपको ठंडी मार देगा, पर निमोनिया हो जाएगा, ठीक है। ऑफकोर्स द फ्रेज लिव अकॉर्डिंग टू नेचर इज क्वाइट मीनिंगलेस। लेखक के हिसाब से लेखक साहब लिखते हैं कि लिव, आपका लिव अकॉर्डिंग टू द नेचर
प्रकृति के हिसाब से रहना इज क्वाइट मीनिंगलेस, यह बिल्कुल मतलब क्या है, व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बारिश में नहाने वाला, ठीक है, मिट्टी या नदी तालाब में नहाने वाला। सिविलाइज्ड एंड सेवेज मैन, हेल्थ एंड सिकनेस आर इक्वल पार्ट्स ऑफ द नेचर। कह रहे हैं कि सिविलाइज मैन या सेवेज मतलब अच्छे आदमी हो जो केयर करता हो अपना, या चाहे किसी तरह से लापरवाह आदमी हो, दोनों का हेल्थ और स्वास्थ्य मतलब कि बीमारी आर इक्वल पार्ट ऑफ द नेचर, ये प्रकृति के मतलब हिस्सा है, ये बात है। लेकिन सम फीचर ऑफ द सिविलाइजेशन आर बेड फॉर द हेल्थ, लेकिन कुछ फीचर्स जो सिविलाइजेशन के हैं आर हमारे हेल्थ के लिए बुरे हैं। बट फॉर ऑल दैट सच एस्थेटिक्स आर ऑल अवेलेबल सो दैट सिविलाइज्ड मैन लिव लॉन्गर देन द अनसिविलाइज्ड। इस बात को मैंने भी लिखा है कि जो भी मतलब यहाँ सिविलाइज का मतलब सब व्यक्ति होगा, सब का सेंस का मतलब ये हुआ जो अपने आप को केयर करने वाले हैं, और अनसिविलाइज मतलब कि केयरलेस व्यक्ति। तो सिविलाइज मैन लिव लॉन्गर देन द अनसिविलाइज, जो व्यक्ति थोड़ा सा बचाव से ठीक से रहते हैं वो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा दिन तक चलते हैं। जैसे जो योगा करते हैं, अपना समय से खान पान का ध्यान रखते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, तो निश्चित ही वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं, कम बीमार पड़ते हैं। जबकि जो केयरलेस व्यक्ति हैं कि खाओ ना खाओ पेटे ना निकल रहा है, जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है, बीमार है ना पड़ेगा, इलाज होगा, तो वैसे लोग कम जीते हैं। ये आपका आपके रिपोर्ट के मतलब पैराग्राफ 10 के हिसाब से। 11 नंबर देखते हैं। कह रहे हैं कि द ग्रेटेस्ट कॉजेज ऑफ दिस हैव बीन टू द एवोल्यूशंस ऑफ द वाटरबोर्न डिजीज सच एज द कलरा एंड द जनरल प्रॉस्पेरिटी which have medical science is still advancing but the becoming the harder and harder to apply its result in practice। कह रहा है कि आज भी बहुत सारे लोगों को पानी पीने से, सही नहीं पानी पीने से बीमारियां फैल रही, बीमारी हो रहा है, लेकिन लोग इस पर केयर कहाँ करते हैं, ध्यान कहाँ देते हैं, ठीक है। लोग आजकल जो है बिल्कुल मतलब कि वो कहते हैं कि अरे धरती का पानी निकल रहा है बस पीते रहिए, वही आपके लिए फायदेमंद है, ठीक ना। एंड वेरी स्टैंडर्ड टुडे द मेडिकल साइंस इज स्टिल एडवांसिंग। आज मेडिकल साइंस जो क्या है डेवलप हो रहा है, बहुत विकसित हो रहा है, लेकिन हम उस पर विश्वास ही नहीं करते, उसको मानते नहीं, हम वही पुराने अपने नुक्से में अगुझराए हुए हैं, लगे हुए हैं। 12 नंबर पैराग्राफ, द वर्स सफर द डायबिटीज कैन द रिगेन फुल हेल्थ एंड द कीप इट द इंडिफिनिटली बाय द 2-3 डेज इंजेक्शन। देखिए लेखक साहब हेल्डन साहब बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि साइंस इतना डेवलप कर गया है, और मैंने आपको एक और लेसन में बताया था इस तरह की बातों को, टू मैनी पीपल्स एंड 2 few trees, एक लेसन मैंने पढ़ाया था आपको क्लास 9th का जो है वो 4था चैप्टर है, जिसमें यह भी बात मैंने बताया था, लेखक भी इसमें बताया कि साइंस आज इतना डेवलप कर गया है ना कि पहले लोग गांव के गांव लोग मर जाते थे, बच्चा एक जन्म लेता था ट्रीटमेंट के कारण मर जाता था, लेकिन आज साइंस इतना डेवलप कर गया है कि बच्चा माँ के गर्भ में रह रहा है उसी समय से उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जा रहा है, इलाज उसका शुरू हो जा रहा है और चल रहा है, ठीक है। बच्चा अगर समय से पहले माँ के गर्भ से समय से पहले किसी बीमारी के कारण अगर जन्म ले लेता है तो साइंस इतना डेवलप कर गया है कि माँ के पेट वाला टेम्परेचर बाहर उसको दिया जा रहा है, और 1.5 महीना 2 महीना उसको शीशा में रखकर उसको आपको फिर से वातावरण में बाहर लाया जा रहा है, इतना डेवलप कर गया है, लेकिन हम लोग मानने के तैयार नहीं हैं। तो कह रहा है कि लेखक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिए हैं कि अगर डायबिटीज से ग्रसित कोई लोग हैं बिल्कुल, तो वो बिल्कुल कंप्लीट ठीक हो सकते हैं। कह रहा है कि टुडे मेडिकल साइंस इतना डेवलपिंग कर रहा है, डायबिटीज कैन रीगेन फुल हेल्थ। अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज से ग्रसित है तो बिल्कुल वो कंप्लीट ठीक हो सकते हैं। कैसे ठीक रह सकते हैं, तो इंडिपेंडेंटली बाय द 2 or 3 डेली इंजेक्शन, 2 और 3 इंजेक्शन लेकर वो रह सकते हैं। बट दे कांट गॉट रियलाइज दिस फैक्ट, लेकिन उन लोगों को यह बात समझ में नहीं आता है, ठीक है, बिकॉज दे हैव द नेवर बीन टॉट दैट देयर बॉडीज आर द सिस्टम, क्योंकि कभी वह मानने को यह तैयार नहीं होते हैं या कोई उनको समझा नहीं पाया, किसको, लोगों को, कि ओबेइंग क्वाइट डिफिनिट द लॉ एंड द डायबिटीज विल नॉट मोर वर्क विदाउट इंसुलिन देन द मोटर कार विदाउट लिब्रिकेटिंग ऑयल। जैसे लेखक साहब एग्जाम्पल देकर कहते हैं कि जैसे इंजन में आपका इंजन मोटरसाइकिल में इंजन ऑयल डाला जाता है उसमें चिकनाहट लाने के लिए, और वह ठीक चलता है, खराब नहीं होता है, उसी तरह इंसुलिन है, ठीक है, जो उसको कंट्रोल करके रखता है। अगर वह समय से नहीं पड़े, समय से नहीं बदलाए, समय से नहीं लिया जाए तो जाहिर सी बात है कि आपके जैसे बाइक में खराबी आ जाएगा वैसे आपके बॉडी में खराबी आ जाएगा। हमारा बॉडी जो एक जस्ट लाइक इंजन की तरह है।
अमेरिकन कह रहा है कि ए मेडिकल फ्रेंड रिसेंटली हैड टू डील विद द टू वुमेन बोथ बाय डाइंग टू द डायबिटीज ऑफ द हॉस्पिटल वेयर ही हैड वर्क बोथ बीन टू ट्रीटेड बिफोर एंड टॉट टू द इंजेक्ट देमसेल्फ ट्वाइस ए डे with insulin, but one had broken in the syringe and had no trouble to replace it at the once, while the other had neglected to inject for the 2 days because she had coming to hospital any case for the another complaint and attitude like this. अब लेखक कह रहे हैं कि मेरे एक दोस्त की मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरा दोस्त जहाँ काम करता है, डॉक्टर है, वहाँ पर 2 महिलाएं आई किस चीज़ के तहत, डायबिटीज से ग्रसित। उनको वार्न किया गया था, उनको एडवाइज किया गया था बाय डॉक्टर के द्वारा कि आपको 2 डेली इंजेक्शन लेना है। अगर डेली इंजेक्शन लीजिएगा तो कभी भी डायबिटीज का असर आप पर नहीं होगा। लेकिन वो दोनों महिलाएं की स्थितियां खराब हो गई, मतलब कि ठीक हो गई थी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि दोनों ने इंजेक्शन लेना बंद कर दिया। दोनों के पीछे रीजन क्या था? तो एक का रीजन था कि एक का सिरिंज जो था वो टूट गया, ठीक है, जो सुई लेती थी और वो मार्केट ना जा सकी, सुई उपलब्ध नहीं हो पाया। दूसरा जो है कि एक दूसरे जो ले रहे थे सुई, उसको दूसरा बीमारी हो गया और दूसरी बीमारी के कारण पहली बीमारी को वो भूल गई और सुई लेना छोड़ दी, जिसके कारण स्थितियां गड़बड़ हो गई। मतलब केयरलेसनेस को लेखक यहाँ बता रहे हैं कि हम कितने लापरवाह हैं। हम और आप ही देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, हमें कोई बीमारी होता है तो डॉक्टर से जाकर दिखा लेते हैं, लेकिन 1 या 2 दिन जब दवा खाते हैं थोड़ा सा भी रिलैक्स हो जाता है ना, तो जबकि डॉक्टर लिखा है कि आपको दवा खाना है 6 दिन खाना है, और हम क्या करते हैं 3 दिन में उसको सिमर देते हैं, बस के अब 3 दिन खा लिए ठीक हो गया, छोड़ो, 3 दिन का दवा बर्बाद हो जाता है, जो कि यह बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। एटीट्यूड लाइक दिस, इस तरह के व्यवहार सो कॉमन दैट द डिस्कवरी ऑफ द इंसुलिन मेड टू द नो appreciable differences in the morality in England from the diabetes, and it had saved few intelligent people, but that is it all. लेखक कह रहे हैं कि इस बातों को कुछ लोग समझते हैं, लेकिन आपके बहुत लोग जो है इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। 30 नंबर पैराग्राफ कह रहे हैं आपका कि इफ, ये सेकंड पैराग्राफ है। अब तेजी से मैं आपको बताता हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, जल्दी मैं बताऊंगा। It is a definite cure to the cancer to need cover in a few days and to the unlikely it will be the simple and so far apparent that to the diabetes. So it will be not have much effect on the morality for the several generation. In the such a case, any given to person can't do devil flatter himself but the belonging to the intelligence morality who will be saved. But if the science arrive is not cure but means of the prevention. लेखक साहब लिखे हैं इसमें कि अगर कैंसर का इन फ्यूचर में डायबिटीज की तरह इन कैंसर का या डायबिटीज मान लो कैंसर का इन्होंने जोड़ दिया है कि इन फ्यूचर में इसका मतलब कि दवा आ जाता है, इंजेक्शन अगर आ जाता है और हमें ट्रीटमेंट उसको लेना है, लेते रहना है, तो बहुत सारे हम लोगों में से आप आज भी लोग हैं इतने लापरवाह हैं कि उसको भी नहीं लेंगे। आज जब नहीं लेंगे तो मृत्यु निश्चित है, तय है, ठीक है। लेखक इस बात को कहते हैं बट ए मीन्स ऑफ द प्रिवेंशन, लेकिन जो बचाव है, दिस केस इज द लेवल होपफुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सपीरियंस हैज शोन दैट दिस द रेस्पेक्ट इंडिविजुअल एक्शन ऑलमोस्ट द यूजलेस। इंडिविजुअल एक्शन जो होता है, स्वयं का जो निर्णय होता है, बहुत ही बेकार होता है। मतलब हम लोग in a country where the typical fever is common in the hard village to drink beer or wine or personally to see what one's water is boiled and annual inoculation, मतलब टीका इन्वॉल्व द डे में आपका मिल्ड इलनेस। अब इसमें लेखक ने कहा है कि जहाँ पर मना किया जाता है, जैसे मान लो कहीं टाइफाइड कॉमन है, टाइफाइड अधिक हो जाता है, तो लोगों को वहाँ कहा जाता है कि भाई गर्म पानी पीजिए, आप गर्म पानी को उबाल कर ठंडा करके पीजिए, फ्रेश पानी पीजिए, पानी की क्वालिटी चेक करके कीजिए, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है। दूसरा बात उन्होंने और बताया है कि लोग पीना शुरू कर देते हैं बियर वाइन वगैरह ये सब, एंड जो सुई दिया गया है, टीका दिया गया है कि ले लीजिए समय पर, वह भी कुछ लोग नहीं लेते हैं उसको समझ देने पर। और क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हम लोग कोई भी टीका लेते हैं, सुई लगाते हैं, ठीक है, किसी बीमारी का, तो हल्का फुल्का हमें थोड़ा सा फीवर होता है, बुखार होता है, जो उसका साइड इफेक्ट है। ऑलरेडी सरकार देते समय, हॉस्पिटल में लगाते समय ही बता दिया जाता है कि बच्चे को थोड़ा सा यहाँ पर या तो घाव होगा या उसको बुखार हो जाएगा, इसके लिए घबराना नहीं है या दवा कोई सुई नहीं कराना है, ठीक है। तो उससे भी कुछ लोग डरते हैं कि आप मर जाएंगे, आपका बीमारी हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि हाल फिलहाल में हम लोगों ने कुछ साल पहले कोरोना का वैक्सीन लिया था, कोरोना आया था, ठीक है, सरकार के द्वारा लगाई गई थी, ठीक ना। तो अब इंजेक्शन लेने के लिए सब लोग, वही एकमात्र साधन था उस समय, इंजेक्शन लेना ही लेना, इंजेक्शन मात्र एक समस्या का निदान था, तो लोग लेने के लिए ले लिए,
सरकार जब कितने पैसे लगा कर फ्री में दी, और आज लोग सरकार को ही ब्लेम कर रहे हैं, दोषी ठहरा रहे हैं कि जो लोग सुई लिया है ना उसी के कारण वो मर जा रहे हैं, चाहे उसकी डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है, जबकि उस सुई नहीं, ऐसे मरने वालों के आज भी जनसंख्या जो है, जितने लोग कोरोना काल में मरे थे उससे अधिक लोग आज भी मर रहे हैं। ठीक है, चाहे जो भी कारण है, लेकिन उस बात को उससे जोड़ा जा रहा है। तो ये खैर अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मानना है, मैं उस पर क्रिटिसाइज नहीं करता, सब लोगों का अपना अपना विचार है, कोई कुछ कर सकता है, सब लोग अपने विचारों से स्वतंत्र हैं। ठीक, लेखक और कुछ बात इसमें कहते हैं कि विच इन्वॉल्व द इफर्ट ऑफ द इंडिविजुअल सिविलाइजेशन। अब कुछ कुछ एग्जाम्पल बीमारी के नाम वो दिए हैं, लिखे हैं कि टाइफाइड इन्फेक्शन ओनली डिफर टू द एक्यूरेटली द पब्लिक कंट्रोल ऑफ द वाटर सप्लाई एंड विच इन्वॉल्व द इफर्ट ऑफ द इंडिविजुअल सिटीजन। और ये टाइफाइड को कैसे रोका जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया। डिप्थेरिया है, स्मॉल पॉक्स है, मीजल्स है, अदर एयरबोर्न डिजीजेज, और भी कोई हवा या वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, स्टेम फॉर बाय द पब्लिक इफेक्ट, मतलब पब्लिक के प्रोटेक्शन से, पब्लिक के सूझबूझ से बचा जा सकता है। बट सच इफोर्ट्स विल बी इन्वॉल्व द इंडिविजुअल, आपका असिस्टेंस एंड द सेल्फ सेक्रीफाइसेस एंड द सिक पर्सन एंड देयर रिलेटिव्स हु आल्सो इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और इस चीज़ों को मतलब हम और आप केयर करके, बचाव करके, आपको जैसे अब मान के लिए किसी को शुगर है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ लोग दवा खा रहे हैं शुगर का, लेकिन उनके सामने कोई उनका लजीज आपका मिठाई आ जाता है तो उससे चूकती नहीं है, वो खा लेते हैं। बताइए कैसे ठीक होगा? अगर आप बात ये जाकर डॉक्टर साहब से कहिएगा, डॉक्टर मना कर दिया आपको, देखिए कुछ कुछ लोग कैसे होते हैं कि डॉक्टर मना कर दिया कि आपको ये नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, आपको खांसी अधिक होता है, तो अगले दिन खांसी जब बढ़ जाएगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे कि देखिए डॉक्टर साहब खांसी तो बढ़ गया, आप कैसे इलाज किए थे? तो डॉक्टर साहब दही खाया था आप, तो बोलेंगे बस तनी से तो खाए थे, थोड़ा सा खाए थे। तो डॉक्टर सिंपल जवाब देते हैं कि जहर थोड़ा ही खाया जाता है, जहर ज़्यादा नहीं खाया जाता है, ठीक है, और उसी का असर होता है, तो जहर आप क्यों खा रहे हैं? ठीक ना, उनका कहने का मतलब ये था। And it is impossible until the people realize the microwave are the every bit of the real as the foreigner and the much more likely to kill one, and they will only arrive at the same view regarding disease as the result of the general education scientific and study the medicine a part of the scientific basis and create the neurotics rather than the scientist। अब इसमें इन्होंने बात कहा है कि हम लोग अगर किसी तरह का बीमारी होता है तो अपने आप पर मतलब कि माइक्रोब मतलब जो बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, उसको नहीं मानते हैं, जबकि वो छुपा हुआ है, ठीक है, पूरे वातावरण में भरा हुआ है। हम अगर ठीक से नहीं रहेंगे तो तुरंत हम पर असर वो कर जाएगा, लेकिन हम विदेशियों को मतलब मानते हैं कि ये हमें बर्बाद कर रहा है, ये हमें लूट रहा है, इसके कारण हम लोग मर रहे हैं, जबकि हमारा रियल जो दुश्मन है आपका वो वायरस है, बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, ठीक है, और उसके बारे में हम सोचते ही नहीं, क्योंकि साइंटिफिक पॉइंट से हम कभी सोचते नहीं हैं। 14 नंबर पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ ध्यान से समझिएगा। करेक्ट, प्रिवेंटिव मेडिसिन कुड बी मेड इनटू द मोरल इक्विवेलेंट ऑफ द वार। प्रिवेंटिव जो आपका प्रिवेंटिव जो मतलब कि बचावकारी जो आपका दवा होता है, कैन बी मेड इनटू द मोरल इक्विवेलेंट ऑफ द वार। इसको हम लोग वार के तहत एक ले सकते हैं। मतलब कोई अगर बीमारी चला है, देखिएगा कभी कभी सीजन में कोई सीजन में कोई अधिक बीमारियां हो जाता है और उसका दवा भी धड़ल्ले से चलता है और लोग खाते हैं, ठीक होते हैं, लेकिन वही अगर छोड़ दिया जाए, लापरवाही हम बरतें, उस सिम्टम के हिसाब से, उस सीजन के हिसाब से अगर हम इलाज नहीं कराते हैं, दवा नहीं लेते हैं, तो क्या होता है, अनक्योरेबल हो जाता है, वो बढ़ जाता है उस, ठीक है, और हमें हानि पहुंचाता है। एंड इट इज ऑलरेडी हैव टू द पीपुल्स एंड द colleagues of mine and recently translated the French paper of the chemotherapy which came up to the phrase true part and enemies। इसमें इन्होंने एक चर्चा किया है कि मेरा दोस्त जो था एक कीमोथेरेपी को ट्रांसलेट कर रहे थे, जिसमें एक वर्ड मिला उनको जिसका नाम था ट्रू पार ए नेमी, जिस रिफरेंट टू द डिजीजेस फार्माकोलॉजिस्ट जो डेथ से संबंधित रिलेटेड था। आई सुबोध, मैं मानता हूं कि ही सेड दैट मीन्स दैट द डेथ ऑफ एन एक्सीडेंटल इन्फेक्शन, ठीक है, उनका मानना था, उन्होंने उसमें लिखा और बताया कि सबसे अधिक अगर डेथ होती है किसी व्यक्ति की तो वो इन्फेक्शन के कारण, वायरस के कारण। आई अनडिसीव्ड हिम, मैंने उसके ठीक किया। द इनेमी ऑफ द केस बीइंग टू द जर्मन नेशन बट इज एटीट्यूड वाज टाइपिकल मेडिकल्स एंड साइंटिफिक्स and for wisdom not against the fresh blood but against the principalities against power, against the rulers and the darkness of the world।
इसमें ये सब बातें लिखा हुआ है। अब कुछ एक दो बातें मैं आपको बताऊंगा, वो भी बेटर नो, जबकि हम सभी ये जानते हैं। सीधे लास्ट लाइन को बताते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। हिज रियल नेम इज एंड द रूलर ऑफ द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर कहा जाए, लेखक बताते हैं कि अगर कोई रियल इनेमी हमारा अगर दुश्मन है तो वो कौन है, तो रूलर ऑफ द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के डार्कनेस मतलब कि जीवाणु वाला जो दुनिया है, जो नहीं दिखता है हमें, वो हमारे लिए खतरनाक है। फॉर द बैक्टीरिया एंड द साइक्लोन्स, ठीक है। अनटिल ह्यूमैनिटी अडॉप्ट द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, जब तक मानव साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को अपना नहीं लेता, दो जिनेमेज विल नॉट बी कंक्योर्ड, इन इनमियों को, इन दुश्मनों को हराया नहीं जा सकता है जब तक हम साइंटिफिक पॉइंट व्यू को नहीं अपना लेते। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू लेसन का अंतिम वीडियो और इस लेसन का अंत। अगले वीडियो में मैं इस लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।